एक नया आदमी अगर कुणाल सहरोगी सर से पूछे कि मुझे स्टॉक मार्केट में आना है, मिनिमम रिस्क के साथ मैं कैसे इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकता हूं, तो आप क्या कहें? मान लीजिए आप बहुत हाई प्रेशर जॉब में है, ठीक है, समय ही नहीं मिलता है जॉब में, फिर लेकिन आप सोचते हैं नहीं मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करूंगा या ऑप्शन से बेच लूंगा, खरीद लूंगा, तो देखिए वो संभव ही नहीं हो पाएगा। आप पे इतना दबाव, मानसिक तनाव, ठीक है, कैसे कर पाएंगे? तो ये खेल ही मेंटल गेम है। ये वजह बताइए कि निफ्टी अगर खड़ा ग्राफ है फिर भी लोग पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, क्यों? 90% लोग कमाने की दृष्टि से काम ही नहीं करते, तो बाजार में समय जरूर दे रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, इसको खेल समझ रहे हैं। आप टेक्निकल एनालिस्ट हो, तो इसके नाते निफ्टी के वो कौन से लेवल हैं अगर हम बात कर पाएं जिसके टूटने पर आप ये कहोगे कि ट्रेंड अब बदल गया है? जब हमने देखिए इतने बड़े क्राइसिस में, जहां जंग चल रही है, क्रूड ऑयल इस तरह से तेजी दिखा रहा है, उसके बावजूद 22,000 को नहीं तोड़ा, तो मुझे नहीं लगता कि अभी कोई इमीडिएट ऐसा थ्रेट है टू दैट लेवल। सोना मार्च 2026 में 2.25 लाख के आसपास चला गया था पर 10 ग्राम। उसके बाद अभी 20% के आसपास गिरा हुआ है कि 2025 में 67% रिटर्न 79 के बाद सबसे बेस्ट रहा। क्या ये अभी सेफ हेवन है या मोमेंटम ट्रेड बन चुका है? अभी ये मैं जो बात कर रहा हूँ ये लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म में तो डेली गोल्ड में मूवमेंट है और उसके अलग अलग जैसे जॉब डेटा है, जैसे कि इंटरेस्ट रेट का कुछ इवेंट है, जैसे कि फेड के इवेंट्स हैं, हमारी डोमेस्टिक पॉलिसी, सब चीजों का असर गोल्ड पर पड़ता है, बट दैट इज शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म चार्ट्स देखें तो गोल्ड इज इन अ कंसोलिडेटेड रेंज। जीडीपी ग्रोथ 6.6% पर आ गई है, रुपया कमजोर हो रहा है। क्या भारत की दुनिया की सबसे तेज बढ़ती इकोनॉमी वाली कहानी में दरार आ रही है या सिर्फ एक साइकोलॉजिकल स्लोडाउन है? आप देखिए कहीं पर भी पेट्रोल की, डीजल की कहीं लाइनें आपने नहीं देखी, कीमतें नहीं बढ़ी, तो ये बहुत बड़ी सफलता है मुझे लगता है, और ये हमारी इकोनॉमी की रोबस्टनेस आपको बताती है। तो कुणाल से सबसे पहले ये बताइए कि आप 20-25 सालों से मार्केट में हो, तो अभी जो मार्केट का साइकिल चल रहा है, ये यूएस ईरान की लड़ाई, उसकी वजह से, उसके पहले भी बहुत कुछ ट्रम्प का टैरिफ चल रहा था, ये जो मार्केट का फेज पिछले 2 सालों से चल रहा है, पास्ट में आपने कभी ऐसा फेज देखा है या फिर ये बिल्कुल नया है? देखिए सागर जी, जब से मैंने अपना करियर शुरू किया है कभी भी ऐसा मौका नहीं आया जब बाजार बिल्कुल साफ दिखाई देता हो। मतलब हमेशा कोई ना कोई संकट रहता ही है। मुझे याद आता है कि एक बार नॉर्थ कोरिया ने एक मिसाइल फायर कर दी थी साउथ कोरिया पे, तो बाजार गिर गया था। फिर उस मिसाइल का क्या हुआ, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, किसी को पता ही नहीं। अगले दिन वो न्यूज़ साइकिल से हट गया। तो रोज कोई ना कोई जियोपॉलिटिकल इशू, कोई डोमेस्टिक इशू, ग्लोबल टेंशन, कुछ ना कुछ रहता ही है। तो मार्केट आपको कभी ऐसा मौका नहीं देगा जब बिल्कुल साफ रास्ता हो, पैसा कमाने के लिए रास्ता बिल्कुल साफ हो। हमेशा आपको अनसर्टेनिटी में से ही गुजरना पड़ता है। तो दिस इज नथिंग न्यू। हाँ, अब क्या है कि इंटेंसिटी ऐसी हो गई है जो पहले शायद नहीं थी, क्योंकि अब एक आप देख रहे हैं कि एक रिजीम ऐसे, मतलब जो ओवरऑल इन्वायरमेंट ऐसा है जहाँ पर के वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, और गवर्नमेंट की तरफ से भी, जैसे यूएस में भी हम देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्वीट करते हैं और उसके बाद मार्केट ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो ये वॉलेटिलिटी हमने पहले नहीं देखी ऑब्वियसली, लेकिन जो ओवरऑल मार्केट में हमेशा कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो अगर आप बाजार में रहना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों की तो आदत डालनी पड़ती। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, वॉलेटिलिटी रहेगी, हमेशा कुछ ना कुछ लगा रहेगा। लेकिन पिछले 2 साल पहले अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट पहली बार शुरू किया होगा मार्केट में जी, जब ये 26,000 पे निफ्टी हुआ करता था, तो आज उसका पैसा नेगेटिव में है। तो ऐसा दौर कितनी बार पिछले आपके तजुर्बे में 20-25 साल में आपको देखने को? कई बार हुआ। कई बार ऐसे पीरियड्स रहे हैं जब नेगेटिव रिटर्न निफ्टी ने दिया है। और भाई देखिए 20-25 साल जैसा आपने कहा, अब तो बहुत अरसा हो गया। तो बहुत समय ऐसा होता है कि मार्केट रेंज में चली जाती है और डिक्लाइन होता है। आपको 2008 तो याद होगा ही। तो 2008 में तो लगता था कि बाजार हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, लोगों का विश्वास उठ गया था, एक मोह भंग हो गया था। तो वो समय भी हमने देखा। हमने कोविड देखा। कोविड में आप देखिए रातों रात मतलब पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई। आपने सोचा भी नहीं था कि कभी ऐसा होगा कि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस खड़ा हो जाएगा, कि हम जीवित रहेंगे कि नहीं, या बाजार रहेगा कि नहीं। तो इस तरह के खतरे थे। तो वी हैव सीन क्वाइट अ लॉट इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। लेकिन ये जो समय चल रहा है, ठीक है, देखिए मेरे ख्याल से ना लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा है कि हमें ज़्यादा है या अभी बहुत ज़्यादा है। और ये लगता है कि भाई हर साल पैसा बनना चाहिए, लगातार बनना चाहिए। और शायद कुछ हद तक इसमें एक नैरेटिव बन गया कि शेयर बाजार में पैसा डालते हैं तो हर साल पैसा बन जाता है। तो ऐसा नहीं होता है। बाजार का जो रिटर्न हम देखते हैं वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको दिखाई देता है। लेकिन ऐसे पीरियड्स होते हैं जो बाजार कोई रिटर्न नहीं देता है, नेगेटिव रिटर्न देता है। तो वो समय हमने पिछले 1-1.5 साल में देखा है, लेकिन उससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर आप यूएस मार्केट की हिस्ट्री देखें
हमारी हिस्ट्री तो फिर भी लिमिटेड है, यूएस मार्केट की हिस्ट्री तो बहुत पुरानी है। तो अगर आप पूरा इतिहास यूएस मार्केट का देखें तो आप देखेंगे कि वहाँ पे वॉर्स हुई हैं, सिविल वॉर हुई, हर तरह की प्रॉब्लम्स हुई, 2 वर्ल्ड वॉर देखी उन्होंने, वियतनाम वॉर देखी। अगर आप पूरा वो पीरियड देखेंगे तो उस पीरियड में आप देखेंगे बहुत ऐसे पीरियड्स रहे जब यूएस ने ग्लोबली सारे मार्केट्स को अंडर परफॉर्म किया, रेंज में रहा, डिक्लाइनिंग ट्रेंड्स में रहा, लेकिन इवेंचुअली आप देख रहे हैं कि अगर आप यूएस में इन्वेस्टेड रहे हैं तो यू मेड मनी। आई थिंक इंडिया इज ऑन अ सिमिलर ट्रेजेक्ट्री। तो कुछ पीरियड का ऐसा रहेगा जब आपको लगेगा यार ये तो कोई पैसा ही नहीं बन रहा है हमारा, जैसा आपने कहा कि जिसका स्टार्टिंग पॉइंट ही 2024 का मान लीजिए टॉप रहा हो, तो उसको डेफिनेटली कुछ निराशा होगी। लेकिन अच्छी बात क्या है कि इतना संकट आने पर भी आप देखिए आप टॉप से केवल 5% नीचे, तो कोई ऐसा बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और कुछ स्टॉक्स तो ऐसे हैं जो डबल ट्रिपल भी हुए हैं पिछले 2-3 सालों। अभी हम ऑफलाइन बात कर रहे थे तो आपने अनलिस्टेड शेयर का जिक्र किया था कि आपका अच्छा खासा पोर्टफोलियो का हिस्सा अनलिस्टेड शेयर्स में भी है। तो मैं आपसे अनलिस्टेड शेयर के बारे में जानना चाहूँगा उसके पर्सपेक्टिव से, जो अनलिस्टेड शेयर पहली बार ही सुन रहा है, क्या होता है, कैसे इन्वेस्ट करते हैं और क्यों अनलिस्टेड शेयर इतना अच्छा है जो कि आप जैसे इंसान का अच्छा खासा हिस्सा है उसमें है। देखिए पहली बात तो अनलिस्टेड जिसको हम कहते हैं उसके भी बहुत अलग अलग कलर्स हैं, मतलब वो एक मार्केट नहीं है, अलग अलग मार्केट्स हैं। अनलिस्टेड में जैसे अब एनएससी है जो बड़े पैमाने पर लोगों ने खरीदा बेचा, खरीद फरोख्त हो रही है, उसका दाम भी सबको पता रहता है। तो एनएससी जैसे बड़े अनलिस्टेड शेयर्स हैं जिसमें लोग ट्रेड करते हैं, उसमें मैं आमतौर पर इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। तो मेरा निवेश हमेशा छोटी कंपनियों में होता है। तो एक तरह की स्टार्टअप इन्वेस्टिंग है जिसमें कि हम ऐसी कंपनियां खोजते हैं जो आने वाले 4 साल में 5 साल में लिस्ट हो सकती हैं और जिनमें बहुत अच्छी वैल्यू बन सकती है, तो उसको शुरू में आइडेंटिफाई करके उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो इस तरह का निवेश देखिए एक आम आदमी के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि एक अगर आप नॉर्मल ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, सीमित पूंजी है, सीमित रिस्क एपिटाइट है, इतना टाइम भी नहीं है कि इतनी गहराई में उतर पाएँ, तो फिर आपके लिए निवेश उपयुक्त नहीं है। ये उनके लिए है जो इसको प्रोफेशनली कर रहे हैं, जिनके पास इतना वक्त होता है कि एक एक कंपनी को जाकर आप मिल पाएँ, समझ पाएँ, उसका बिजनेस देख पाएँ, फिर इतनी लंबी बेट ले पाएँ कि उसको 3 साल 4 साल आप होल्ड करेंगे। तो मुझे लगता है कि अनलिस्टेड इन्वेस्टमेंट्स जो हैं दे आर प्राइमरीली फॉर स्लाइटली मोर इन्वॉल्व्ड इन्वेस्टर्स। तो जो नए हैं शायद उनको इससे बचना चाहिए। इनफैक्ट एनएससी जैसे जो स्टॉक्स हैं या जो बड़े लोगों ने ओयो लिया हुआ है, एनएससी लिया हुआ है, इस तरह के बहुत सारे स्टॉक्स जो कि अनलिस्टेड में बड़े पैमाने पर ट्रेड हुए, वो भी लोगों ने लिए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि उसमें बचना चाहिए आपको, जब तक पूरी समझ ना हो उसमें काम ना करें, पूरी समझ करें। हमारे अपने बाजार में इतने विकल्प हैं, तो कभी कभी तो ये देख के मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि भाई हम ऐसे इन्वेस्टमेंट्स खोजते हैं बाहर, जबकि हमारे बाजार में देखिए 8,000 शेयर हो गए हैं। तो अगर 8,000 स्क्रिप्ट्स में आप पैसा नहीं कमा सकते हैं, तो आप कहीं और ट्रेड हो रहे 20 स्टॉक्स में या 15 स्टॉक्स में या 15 स्क्रिप्ट्स में कैसे पैसा कमा लेंगे। तो जो बात अभी हम कर रहे थे, जो क्रिप्टो के संदर्भ में बात हो रही थी, तो आपको हमारा ही बाजार इतने अवसर दे रहा है और बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है इंडियन मार्केट्स। तो इट इज़ ओनली कि आप पहले वो स्किल डेवलप करें टू पार्टिसिपेट इफेक्टिवली एंड डेवलप अ प्लान। ये समझें कि आप कितना खतरा मोल ले सकते हैं, आपके लिए क्या सही है। क्योंकि देखिए दिस इज़ एन एक्टिविटी, इसको आप किसी भी एक्सटेंट तक ले जाएं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि देखिए जैसे भगवान तक पहुँचने के बहुत रास्ते हैं ना, वैसे शेयर बाजार में भी पैसा कमाने के बहुत रास्ते हैं। आप आर्बिट्राज करके पैसा कमा सकते हैं, ऑप्शन सेलिंग करके कमा सकते हैं, ऑप्शन बाइंग करके कमा सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके वॉरेन बफेट की तरह कमा सकते हैं, मोमेंटम इन्वेस्टिंग की तरह मेरी तरह कमा सकते हैं। तो बहुत तरीके हैं, लेकिन सबसे सेफेस्ट 3-4 तरीके बताइए स्टॉक मार्केट से। नहीं देखिए सेफ कुछ नहीं होता है। हम सेबी के जो डिस्क्लोजर्स हैं उसमें कहते हैं कि इट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो वो रिस्क आप नहीं हटा सकते हैं, रिस्क के आप स्पेक्ट्रम को चेंज कर सकते हैं। मिनिमम रिस्क की अगर बात करें तो मिनिमम रिटर्न आएगा। तो देखिए दोनों पहलू हैं एक ही सिक्के के। तो अगर आप ये सोचें कि मैं रिस्क तो बहुत कम लूंगा लेकिन रिटर्न बहुत ज़्यादा चाहिए, वो दुनिया में कहीं नहीं होता है। और वही सबसे बड़ी ट्रैप है, क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि भाई हम खतरा ना लें और पैसा हमें जो अथा मिल जाए, तो वो नहीं होता है। तो अगर आपको रिस्क, आप अपना रिस्क कैलिब्रेट करें और उसके मुताबिक इन्वेस्ट करें, तो मुझे लगता है यू आर ऑलवेज मेकिंग मनी। और बाजार ऐसी जगह है जहाँ पे देखिए अपेक्षाएं कम रखनी चाहिए, जो बात अभी हम कर रहे हैं। मेरा अपना अनुभव ये है कि भाई देखिए जब आप कम अपेक्षाएं लेके बाजार में जाते हैं तो बाजार आपको बहुत देता है। और जब आपकी अपेक्षाएं बहुत हाई होती हैं कि हमें 100% रिटर्न लाना है साल का, तब बाजार आपके हाथ में भी जो होता है उसको ले लेता है। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस कि जो आप करते हैं। तो अपने रिटर्न्स को, अपने एपेटाइट को अगर आप सही समझते हैं
और उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। तो एक नया आदमी अगर कुणाल सहरोगी सर से पूछे कि मुझे स्टॉक मार्केट में आना है और मिनिमम रिस्क के साथ मैं कैसे इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकता हूं, तो आप क्या कहेंगे? भाई देखिए, मेरा तो ये कहना है सबसे पहले सीखिए इसको। 6 महीना आप कुछ भी इन्वेस्ट मत कीजिए, डीमैट खाता खोल लीजिए और 6 महीने इसको ऑब्जर्व कीजिए। ट्राई एंड अंडरस्टैंड द सिस्टम बिहाइंड इट। इसके पीछे एक तंत्र है, पूरा शेयर बाजार का एक तंत्र है, तो वो तंत्र पहले समझिए। उसमें समय लगता है। पहले दिन से पैसे कमाने का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए। तो पहला क्या है कि 6 महीना आप लगाएं, इसको समझ लें, इसके खट्टे मीठे स्वाद चख लें। उसके बाद फिर आप सीरियसली कुछ इन्वेस्टमेंट करें, फिर सोचें कि मेरी जगह कहाँ है, मैं कितना समय दे सकता। अब मान लीजिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि मान लीजिए आप बहुत हाई प्रेशर जॉब में हैं, ठीक है, समय ही नहीं मिलता है जॉब में, फिर लेकिन आप सोचते हैं नहीं मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करूँगा या ऑप्शन से बेच लूँगा, खरीद लूँगा, तो देखिए वो संभव ही नहीं हो पाएगा। आप पे इतना दबाव, मानसिक तनाव, ठीक है, कैसे कर पाएंगे? तो ये खेल ही मेंटल गेम है ये। आपकी हमारी मुझे लग रहा है इतनी देर की बातें सुन करके आदमी आएगा ही नहीं मार्केट में। आप कह रहे हो 6 महीने तक सिर्फ सीखो। किसमें इतना पेशेंस होता है कि 6 महीने से सीखे वो? सॉरी, हाँ कोई नहीं। तो किसमें इतना पेशेंस होता है कि 6 महीने वो सिर्फ सीखे? चलो होती है पैसा लगाने की। देखिए, जिसको लंबी दूरी तय करनी है उसको तो देखिए थोड़ा समय देना पड़ेगा इसको ना। तो सीखिए इसको। दिस इज मेजर, दिस इज अ लाइफ स्किल। तो इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग ऐसी चीज है जो एक बार आपने सीख ली, आप जीवन में किसी पर आश्रित नहीं रहेंगे। किसी पर भी आप किसी तरह से आश्रित नहीं है। यू आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द डे वन, बट यू हैव टू लर्न दिस। तो आपने देखिए MBA करने में कितना टाइम लगाता है आदमी। आप अपने एजुकेशन में देखिए कितना वक्त देते हैं। पहले स्कूल के एजुकेशन पाते हैं, फिर अंडर ग्रेड करते हैं, फिर पोस्ट ग्रेड करते हैं, फिर वेतन पाते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है ना, फिर उस जॉब में सीखते हैं, तब जाके इस स्तर पे पहुंच पाते हैं कि कुछ आप कर पाएं। और यहाँ हम अपेक्षा करते हैं कि भाई हमने आज डीमैट खाता खोला और कल से जो है हम मतलब पैसे छपने लगेंगे, बरसने लगेंगे, तो वो नहीं होता है। देखिए, तो ये एक्सपेक्टेशन मिसमैच है। तो दैट इज द बिगेस्ट इशू। तो आपको इसमें ना वक्त देना पड़ता है, इसका एक लर्निंग कर्व है। तो जो व्यक्ति वो सब सहता है, पूरा टाइम देता है इसको, वही पैसा कमा सकता है, वही कमाता है, वही लंबी दूरी तय करता है। और इसमें देखिए मतलब आप कभी ना एक समय निकाल करके, जो दर्शक लोग हैं हमारे, आप मंथली चार्ट देखिए निफ्टी का। और 2000 से मैंने अपना करियर 2000 में शुरू किया था। तो जब से मैंने अपना करियर शुरू किया है तब से आप जो है मंथली चार्ट निफ्टी का एक बार देखें, तो आप देखेंगे ऐसे वर्टिकल लाइन है, बिल्कुल सीधी खड़ी बढ़त। अब ऐसे मार्केट में भी आपने नहीं कमाया मान लो, तो कैसे मार्केट में कमाएंगे? मतलब आप सोचें कि वर्टिकली बाजार ऐसा बढ़ रहा है, आप फिर भी नहीं कमा रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या चाहिए आपको, कैसी परिस्थितियां होंगी कि आप कमाएंगे? तो वजह बताइए कि निफ्टी अगर खड़ा ग्राफ है फिर भी लोग पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, क्यों? एक्सपेक्टेशन मिसमैच है। इसको कभी सीरियसली नहीं लेते हैं। 90% लोग कमाने की दृष्टि से काम ही नहीं करते हैं। तो बाजार में समय जरूर दे रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, इसको खेल समझ रहे हैं। तो ये खेल नहीं है। देखिए, ये बहुत गंभीर चीज है। इसमें पूरी संजीदगी से आपको लगना पड़ता है, इसमें टाइम लगता है, इसकी ट्रेनिंग लगती है, इसमें मेहनत करनी पड़ती है। बट वंस यू अंडरस्टैंड दिस, देन देयर इज एब्सोल्युटली, ऐसे सीधा बढ़ रहा है फिर भी नहीं कमा पा रहे हैं। एक सज्जन मुझे मिले, वो कहते हैं मैं 30 साल से मार्केट में हूँ। तो मैं कहा सर आप तो सीनियर हैं हमारे, 30 साल हो गए हैं। तो मैं कहा जबरदस्त पैसा बना होगा। तो कहते कहाँ सर, हम तो कभी नहीं कमा पाए, हम तो पहले हर्षद मेहता के टाइम पे नुकसान हुआ, फिर इसमें नुकसान हुआ, फिर फला में नुकसान। तो लगातार आप पैसा खो रहे हैं फिर भी बाजार कर रहे हैं 30 साल से। जिस धंधे में पैसा बन ही नहीं रहा है उसको चला क्यों रहे हैं? 30 साल से क्यों है फिर? तो आदतन चल रहा है, ठीक है। इट इज एडिक्टिव। तो यू आर नॉट इन इट फॉर द मनी, यू आर इन इट फॉर द डोपामीन रश। तो क्या होता है कि जब आप कोई काम, इसमें बड़ा मजा आता है, तो इट इज एडिक्टिव। एक सज्जन अभी मुझे मिले थे कुछ समय पहले, वो ट्रेडिंग को बिल्कुल एडिक्शन की तरह। तो आप देखिए, ट्रेडिंग इज नॉट एन एडिक्शन। आप ये कर रहे हैं तो इसका एक ही मकसद होना चाहिए, और वो है पैसा कमाना। अगर पैसा नहीं बन रहा है, दैट मीन्स यू आर एसेंशियली डूइंग समथिंग वेरी रॉन्ग। तो सीखें उसके लिए सीखें, समय दें इसको। सीखने का मतलब ये नहीं कि आप
फॉर्मली कहीं सीखें, वो भी सीख सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट इज टू गिव टाइम एंड ऑब्जर्व दिस एंड मेक अ प्लान अराउंड इट, कि भाई अपनी लिमिटेशन समझिए कि मैं ये नहीं कर सकता। अब बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं सर हम बाकी शेयर्स तो हम बड़ा अच्छा खरीद लेते हैं, हमारे इन्वेस्टमेंट्स में भी बहुत कमाई हो रही है, लेकिन हम ऑप्शन में सक्सेसफुल नहीं है, इस बात का हमें बड़ा दुख है। तो मैंने उनसे पूछा भाई ज़रूरत ही क्या है आपको ऑप्शन करने की? अगर आप किसी एक चीज़ में सफल हैं और पैसा बन रहा है तो दैट इज़ द आइडिया। तो आपको ऑप्शन क्यों खरीदने हैं? अगर आपको तो जो आप कर सकते हैं आप वो कीजिए, सारे काम तो वैसे भी सब लोग नहीं कर पाते। मुझे एक बात समझाइए, म्यूचुअल फंड, अच्छे म्यूचुअल फंड में, चाहे लार्ज कैप की ही बात कर लो, लंबे समय में 12% का कैगर आप देख सकते हो। एक ट्रेडर जो है वहाँ भी कोई ठीक ठाक ट्रेडिंग कर रहा है तो 1% महीने का, यानी कि साल का 12% हो गया। तो एक ट्रेडर भी अगर साल का 12% कमा रहा है, एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर भी साल का 12% कमा रहा है, ट्रेडिंग क्यों? नहीं देखिए, ये बहुत ही ट्रिकी टेरिटरी है, क्योंकि इसमें क्या है, देखिए रिटर्न्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स एंड रिटर्न्स आर अनप्रिडिक्टेबल। तो देखिए हम ये जो 12-15% का CAGR इत्यादि बात करते हैं, दिस इज हिस्टोरिक एंड नॉर्मलाइज्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आने वाले 10 साल में क्या रिटर्न आएगा तो कोई जानता नहीं। तो ये सोच लेना कि अगर म्यूचुअल फंड ने पिछले 10 साल में रिटर्न दिया है तो आने वाले 10 साल में भी वो देगा, ये जरूरी नहीं है। लेकिन एक तो जैसे हम कहते हैं ना, पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट एन इंडिकेशन ऑफ फ्यूचर। लेकिन उसको अगर हम कंपेयर करें ट्रेडर से, तो ट्रेडर 12% कमा लेगा, इसकी श्योरिटी तो बहुत ही ज्यादा कम है। नहीं देखिए, म्यूचुअल फंड तो फिर भी चलो 12 नहीं 10 कमा लेगा। ट्रेडिंग इज अ डिफरेंट बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट्स आर वेरी डिफरेंट। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप डॉक्टर हैं, अब आपको अपनी मेडिकल प्रैक्टिस चलानी है, वहाँ पेशेंट इंतजार कर रहे हैं, आप ECG देख रहे हैं, अब उसके बीच में आप समय चुरा कर चार्ट्स भी देखते हैं। तो आप देखिए, इट इज़ नॉट मेंट फॉर यू, आपके पास समय ही नहीं है, तो आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप इन्वेस्टमेंट तो डेफिनेटली कर सकते हैं, सबको करने चाहिए। नहीं, मेरा दोनों के बीच में फर्क है कि पर्पस इज मेकिंग मनी, है ना? राइट, पैसा कमाना पर्पस है। तो लंबे समय में म्यूचुअल फंड भी अगर साल का 12% दे रहा है और अच्छा ट्रेडर, नॉर्मल नहीं, अच्छा ट्रेडर भी साल का 12% निकाल पा रहा है, तो क्यों कोई ट्रेडिंग करता है? पैसिवली म्यूचुअल फंड कोई छोड़ दो ना। नहीं, दोनों चीज़ों पर मेरी इस पे भिन्न राय है। देखिए, सबसे पहले तो जो ट्रेडर है, ऐसा जरूर नहीं कि वो 12% कमाता हो, कम से कम उसको तो मुगालता ये है कि मैं 12 से बहुत ज़्यादा कमाता हूँ। ठीक है, अगर वही आपका पॉइंट बिल्कुल सही है कि अगर ETF या निफ्टी में 12% रिटर्न आ रहा है तो ट्रेडिंग करके क्या औचित्य है उसका? बिल्कुल ठीक है। तो आपका रिटर्न, यू मस्ट क्रिएट एन अल्फा ओवर द इंडेक्स टू जस्टिफाई ट्रेडिंग। तो अगर आप ट्रेडर हैं तो आपका रिटर्न सिग्निफिकेंटली हायर होना चाहिए, अदरवाइज ट्रेडिंग का कोई रैशनल नहीं है, बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन ट्रेडर को यही गलतफहमी होती है कि उसका रिटर्न बहुत हाई आएगा। आए या ना आए वो एक दूसरा सवाल है, लेकिन उसको ये गलतफहमी तो रहती है। कब इस पॉइंट पे एक ट्रेडर को ये समझ जाना चाहिए कि ट्रेडिंग उसके मतलब की नहीं है, छोड़ दो? नहीं देखिए, दो चीजें हैं इसमें। अगर आपकी अप्रोच इज बिजनेस लाइक, यू आर स्टार्टिंग अ बिजनेस, मान लीजिए आप कोई भी आज ट्यूशन सेंटर का बिजनेस आप शुरू करते हैं, तो भाई पहले दिन तो बिजनेस नहीं चलता है, आप उसमें मेहनत करते हैं, उसके लिए सामग्री जो चाहिए, जो चीज़ें चाहिए वो आप बंदोबस्त करते हैं, फिर वो बिजनेस शुरू होता है, उसका एक टाइम लगता है, फिर उसका नाम बनता है, एंड इवेंचुअली इट प्रॉस्पर्स एंड समटाइम्स इट डज नॉट। तो जब फेल हो जाता है तो एक पॉइंट आपको रियलाइज होता है कि नहीं जी, मेरी प्रयासों के बावजूद मैं इस बिजनेस को नहीं चला पा रहा हूँ, और आप बंद कर देते हैं। ठीक वैसे ही ट्रेडिंग है, इसको बिजनेस मानिए, इसको शौक मत बनाइए बस। शौक, हाँ, जब ये शौक बन जाता है ना कि हम ट्रेडिंग हमारी हॉबी है, कि हमारे पास एक मतलब 2 हमारे अपने बच्चे हैं, एक मार्क टू मार्केट हमारा तीसरा बच्चा है, कि हमें वो लॉस जो है उसके पर, तो वो नहीं करना चाहिए। आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, एक ही मकसद है, पैसा कमाना। पैसा नहीं बन रहा है तो इट इज ऑफ नो मीनिंग एट ऑल। आप खुद को ट्रेडर कहते हो, इन्वेस्टर? मैं अपने आप को मोमेंटम इन्वेस्टर कहता हूँ। समझाइए इसको। देखिए, मोमेंटम इन्वेस्टिंग इज डिफरेंट फ्रॉम वैल्यू इन्वेस्टिंग। जो आमतौर पर जब हम इन्वेस्टर कहते हैं ना, तो इन्वेस्टर का मतलब वो होता है जो पैसिव हो बहुत। जैसे मान लीजिए आपने एक प्लॉट खरीदा, प्लॉट खरीद के उसका रोज रोज तो आप दाम देखने जाते नहीं, ना ही उसके रोज रोज पता करते हैं। तो आइडिया क्या है कि प्लॉट खरीदा, वो प्लॉट कभी प्रॉपर्टी डीलर का फ़ोन आया तो उसने बोला रेट बढ़ गया, आप उस समय आपको याद आया कि हाँ मेरे पास प्लॉट है, और आपने दाम सुना और आपने कहा नहीं बेचना है। दैट इज इन्वेस्टिंग वेर यू आर पैसिव। एक है एक्टिव इन्वेस्टिंग, जहां पर कि आप रोज देख रहे हैं दाम, आपके पास एक एग्जिट स्ट्रैटेजी है, एक एंट्री स्ट्रैटेजी है, आप कॉन्स्टेंटली स्टॉक चर्न कर रहे हैं, तो वो एक्टिव इन्वेस्टमेंट है। तो आई एम एन एक्टिव इन्वेस्टर।
आई एम नॉट अ ट्रेडर बट आई एम एन एक्टिव इन्वेस्टर। तो उसको हम मोमेंटम इन्वेस्टिंग कहते हैं। यानी कि मान लीजिए जब तक स्टॉक में मोमेंटम है तब तक हम इन्वेस्टेड हैं, स्टॉक में मोमेंटम नहीं है हम बाहर आ जाते। ठीक है। मोमेंटम मतलब रफ्तार। तो आप अगर अपनी कोई स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहे जो मोटा मोटी, जो ऐसे वर्बली समझ में आ जाए कि आपकी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग की स्ट्रैटेजी क्या रहती है? बहुत सिंपल स्ट्रैटेजीज हैं जो बहुत इफेक्टिव होती हैं। हम लोग कई बार देखिए सिंपल चीज़ें जो हैं उनको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है यार एक इतना सिंपल है तो सभी कमा रहे होते, तो फिर सिंपल चीज़ें नहीं करेंगे, कुछ कॉम्प्लेक्स करेंगे। तो मेरा हमेशा से मानना है कि जो सिंपल चीज़ें हैं वो ज़्यादा असरदार होती हैं। तो एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ कि जो स्टॉक बाजार को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, अगर आप केवल उसकी तरफ फोकस्ड हो जाएं तो आप देखेंगे यू विल डू बेटर देन एनीबडी एल्स। लेकिन अगर ऐसा है कि एक शेयर तो आउट परफॉर्म एक सर्टेन समय के लिए करेगा, साल, 2 साल, 3 ट्रैक करना है। क्रैक करना मीन्स मतलब उसको आपको चार्ट पर देखना होता है कि वो जो स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं उनकी एक सूची बनाइए कि ये स्टॉक्स हैं जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। जो इंडेक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं पहले उनको देखिए, उनमें जो स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं उन स्टॉक्स तक पहुंचिए, फिर उसमें टाइमिंग, एग्जिट और एंट्री कीजिए। तो आप देखें ऑटोमेटिकली यू विल डू वेल। और ये बहुत मुश्किल काम थोड़ी है, आपको बस ये देखना है कि कौन से शेयर बाजार के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। आमतौर पर आप अपना पोर्टफोलियो आज के इस पॉडकास्ट के बाद देखिएगा तो उसमें मतलब देयर इज अ वेरी हाई चांस कि उसमें ऐसे स्टॉक्स होंगे जो बाजार को बहुत लंबे समय से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि तो बहुत गिर गया है, शायद इसकी बारी अब आएगी, तो आप उसको खरीद लेते हैं। जब वो और गिरता है तो आप उसमें फंसा हुआ महसूस करते हैं, तो फिर आप उसको रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता है। जो बढ़ रहा होता है उससे आप जल्दी निकल जाते हैं। तो ऑटोमेटिकली और ऑप्टिमाइजिंग योर पोर्टफोलियो फॉर द लूजर्स। तो आपके पोर्टफोलियो में बाय डिजाइन जो है लूजर्स जमा हो जाएंगे। तो उसमें पैसा कैसे बनेगा? तो एक बात बताइए, कई सारे ऐसे स्टॉक्स होते हैं पिछले 2-3 सालों से आपको बेहतरीन रिटर्न कमा कर दे रहे हैं। इन जनरल ऐसे स्टॉक पर आप क्या बेट करोगे कि भैया टिके रहो या निकल लो? नहीं देखिए, जो लंबे 2-3 सालों से कमा के दे रहे हैं, अच्छा खासा दे रहे हैं। देयर हैज टू बी अ प्लान। देखिए एक समय पर मैंने एक शेयर खरीदा था माइको, उसका नाम उस समय माइको था, बॉश लिमिटेड है। बहुत समय तक बहुत आउट परफॉर्मेंस दिखाई, बहुत अच्छा स्टॉक था, मेरा फेवरेट शेयर था। लेकिन एक समय आया जब उसकी परफॉर्मेंस साइडवेज हो गई, स्टॉक में एग्जिट के सिग्नल्स आए और उससे आप निकल आए। तो उसने जो काम करना था वो कर दिया, जो पैसा आपको देना था वो दे दिया, अब आप बाहर आ जाए। तो ये मत सोचिए कि ये शेयर खरीदा है तो जीवन पर्यंत इसी के साथ रहेंगे। लेकिन जब तक वो परफॉर्म कर रहा है तो उसको एग्जिट करने का क्या औचित्य है? कोई औचित्य नहीं है, तो उसको होल्ड करके रखेंगे। लेकिन हमसे वो होल्ड करके रखा जाता नहीं है, यह है सवाल। तो एक बार कल्पना कीजिए कि आपने कोई शेयर खरीदा 100 रुपए पर, वो 120 हो गया, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, 80-90% लोग वो 20 रुपए का मुनाफा बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप जाके बोलेंगे 20 रुपए आ रहा है, इससे पहले हाथ से निकल जाए, बुक कर लेते। तो अब आपने कैप कर दिया 20 रुपए। अब 20 रुपए से ज्यादा तो आप चाह करके भी हासिल कर ही नहीं पाएंगे ना। तो प्रॉफिट आर कैप्ड, लॉसेज आर अनकैप्ड। अब 100 का शेयर मान लीजिए 80 हो जाए तो क्या करेंगे? रखेंगे, एवरेज करेंगे, वो 60 का रह जाएगा तो और खरीदेंगे, तो वो 40 का रह जाएगा, फिर आप भूल जाएंगे। तो लॉस में हम पेशेंट हैं और प्रॉफिट में हम इम्पेशेंट हैं, उसी का खामियाजा हम लोग भुगतते हैं। मेरा अगला सवाल ये है कि निफ्टी सेंसेक्स पिछले कई महीनों से रेंज बाउंड है। भारत ने 2025 में ज्यादातर ग्लोबल पीयर्स को अंडर परफॉर्म किया है। अब आपकी नज़र में इसकी असली वजह क्या है? अर्निंग्स कम हुई हैं या एफआईआई का आउटफ्लो वजह है या वैल्यूएशन खराब हो रही हैं? क्या वजह है? भाई देखिए, एफआईआई का बहुत सिंपल सा सिचुएशन है कि एफआईआईज जो हैं उनके लिए, देखिए भारत एक कंट्री है, हम तो भारत में जन्मे हैं, हमारा सारा पैसा भारत में है, सारे पैसे तो हमारे लिए तो भारत ही संसार है। लेकिन एफआईआई को आप देखें तो उसके पास तो विकल्प है। तो उन्होंने क्या पहचाना? उन्होंने देखा कि वे भारत में ट्रेडिशनल बिजनेसेस लिस्टेड हैं जो इंडिया की कंज्यूमर ग्रोथ से जुड़े हुए हैं। जब तक वो ग्रोथ आ रही थी तब तक आपने देखा वो भारत में निवेशित रहे। जब उनको समझ आया कि रियल ग्रोथ एआई से जुड़ी कंपनियों में होगी तो उन्होंने अपना पैसा उन मार्केट्स में डाल दिया जहां एआई की ग्रोथ के कारण बड़ा मूव आ रहा है। तो दे स्विच्ड अवे फ्रॉम इंडिया टू दोज मार्केट्स एंड दिस हैज हैपेंड सो मेनी टाइम्स इन द पास्ट। तो ऐसा नहीं कि कुछ नया हो रहा है, पहले भी हुआ है। तो जब उनको लगेगा कि नहीं वो बहुत बढ़ गए हैं जरूरत से ज़्यादा, तो वापस आ जाएंगे। तो इसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते हैं। दिस इज साइक्लिकल इन्वेस्टमेंट साइकिल्स हैं ये।
और इसको समझ करके इसके हिसाब से चलना है, तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं इसका। तो इसमें हम ये कह दें कि भाई जो FIIs हैं वो तो विदेशी निवेशक हैं, वो तो मुनाफाखोर हैं, उनको पलायन कर गए, तो वो भावनाएं नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, आपने जैसा FII के बारे में बोला, उनके पास पूरा मार्केट ऑप्शन है अलग अलग देशों में जाने का। आज इंडिया में रह करके US स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के कुछ कई सारे ऐप्स आ गए हैं, उनके जरिए हो जाता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर कोई 5 साल का हॉरिजॉन लेके चल रहा है, उसको इंडियन मार्केट में ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहिए या US मार्केट में AI की, जैसे आप बात कर रहे हैं, AI एक्सप्लोर करना चाहिए? नहीं, देखिए मेरे ख्याल से तो ये डेफिनेटली आपको भारत के बाहर भी देखना चाहिए, तो क्योंकि हम तो देखिए इन्वेस्टर्स हैं और अपॉर्चुनिटीज़ बाहर बहुत हैं जो हमारे देश में नहीं है, कुछ हमारे देश में है जो बाहर नहीं है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। जब विदेशी निवेशक को भारत में निवेश करने का अवसर है तो हमें बाहर भी निवेश करने का अवसर होना चाहिए, और वो हो रहा है। अब गिफ्ट सिटी के रास्ते आप बाहर विदेश निवेश कर सकते हैं। तो मुझे लगता है अगर आप उस लेवल पर हैं, कर सकते हो, तो बिल्कुल करना चाहिए। और बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे हैं ग्लोबली जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, जैसे AI का प्ले है तो वो नहीं है, और बायोटेक था एक ज़माने में। बहुत नई नई चीज़ें हो रही हैं जिनका निवेश आप भारत से नहीं कर सकते, तो उसमें बाहर करने में कोई हर्ज नहीं। AI को लेके आप क्या कहते हो? अभी इन्वेस्ट करने का समय बचा है AI में, अब ऑलरेडी टॉप पे जा चुका है? नहीं, देखिए समय हमेशा रहता है, लेकिन इसकी समझ नहीं है लोगों को। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि AI में असल में क्या होगा, कौन सर्वाइवर होगा, कौन गायब हो जाएगा, ये नहीं पता है। कौन सा प्लेयर अच्छा या बुरा करेगा वो नहीं पता। देखिए जब AI को लेकर ज़माना था, मैंने अपना करियर शुरू किया था 2000 में, उस समय एक .com रैली चल रही थी। तो उस समय था कि सब कुछ इंटरनेट पर चलेगा और इंटरनेट के वैल्यूशंस अनबिलीवेबल हो गए थे। उसमें से आधी से ज़्यादा कंपनियां गायब हो गई। तो AI में भी ऐसा नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बहुत सारी AI प्लेयर्स ऐसे हैं जो आपको बाद में दिखाई नहीं पड़ेंगे। मतलब क्रिकेट गेम तो रहेगा, क्रिकेट में कौन अच्छी बल्लेबाजी करेगा ये नहीं पता। और उसमें एज एन इन्वेस्टर आप क्या है, अगर आप साइकिल के टॉप पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, फोरिया से ग्रसित होकर कर रहे हैं, फोमो से ग्रसित होकर के कर रहे हैं, तो चांसेस ऑफ मेकिंग मनी आर लो। तो जैसे वॉरेन बफेट भी कहते हैं ना भाई, वही निवेश करिए जो आपको समझ आता हो। तो जो चीज समझ नहीं आती उसमें पैसा मत डालिए। तो आप अभी इस पॉइंट पर AI के लिए बुलिश हो या आपको लगता है बबल है? नहीं, देखिए देयर इज डेफिनेटली समथिंग टू द टेक्नोलॉजी, वो तो हमेशा रहेगी, ठीक है, लेकिन उसमें प्लेयर कौन सा है, आप किस तरह से उसमें हिस्सा ले रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, और किस स्तर पे ले रहे हैं। लेकिन सेक्टर तो पर हम लोग देखिए चार्ट ड्रिवन हैं। तो अगर आज हम किसी स्टॉक को बहुत हाई वैल्यूएशन पे ले भी लेते हैं तो हमारे पास एक एग्जिट की प्रणाली है, हम निकल जाएंगे। लेकिन आम आदमी निकल नहीं पाता है समय से, तो फिर उसके पास फंसने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो सोच समझ के निवेश करें, जो चीज़ आपको समझ आती हो वहाँ पैसा डालें। ठीक है, आप टेक्निकल एनालिस्ट हो, तो इसके नाते निफ्टी के वो कौन से लेवल हैं अगर हम बात कर पाएं जिसके टूटने पर आप ये कहोगे कि ट्रेंड अब बदल गया है? अभी देखिए इमीडिएट सपोर्ट 22,000 पे है, मेक और ब्रेक लेवल 22,000 है। तो 22,000 के नीचे निफ्टी जाएगा तब कुछ परिवर्तन है, अदरवाइज मार्केट अभी इन दिनों लग रहा है कि निफ्टी 22,000 भी जा सकता है। नहीं, 22,000 जा सकता है। देखिए अभी भी गया भी था, लेकिन दोबारा से हाँ उसके नीचे भी जा सकता है, लेकिन 22,000 इज अ मेजर सपोर्ट लेवल। तो जब हमने देखिए इतने बड़े क्राइसिस में, जहाँ जंग चल रही है, क्रूड ऑयल इस तरह से तेजी दिखा रहा है, उसके बावजूद 22,000 को नहीं तोड़ा, तो मुझे नहीं लगता कि अभी कोई इमीडिएट ऐसा थ्रेट है टू दैट लेवल। एक बात ये भी चल रही है कि 24,000 को क्रॉस करना ये एक तरह का ट्रैप हो सकता है मार्केट में। इन्वेस्टर्स को, मतलब नए इन्वेस्टर्स को ये लगे कि मार्केट अब तो बुलिश हो रहा है, अब पैसा डालो, और एक बार जब पैसा डलने लग जाए तो भैया नीचे ले गया हो। देखिए ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं कभी इस नैरेटिव का पक्ष में नहीं रहता हूँ कि किसी को फंसाने के लिए बाजार चल रहा है। बाजार इज टू बिग, स्पेशली निफ्टी। हाँ इंडिविजुअल स्टॉक्स में जरूर होता रहता होगा, लेकिन आप इंडेक्स की बात कर रहे हैं जहाँ पर के विदेशी संस्थाएं हैं, भारत की इतनी बड़ी बड़ी विशाल संस्थाएं हैं, इतना SIP का पैसा है। देखो तो छोटा नहीं है बाजार जो कि मतलब किसी के कहे से बढ़ जाए, किसी के कहे से गिर जाए, ऐसा नहीं है। तो इस नैरेटिव में आप बिलीव नहीं करते? नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें सिर्फ चार्ट्स पर फोकस करना चाहिए। सबसे बड़ा आजकल इशू क्या है कि बहुत सा सोशल मीडिया पे कंटेंट है, बहुत सी ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, बातचीत चलती रहती है। आपने कुछ सोचा भी है लेकिन सामने वाला बड़े विश्वास के साथ कह रहा है कि नहीं बाजार तो क्रैश होने वाला है। तो अब आपके मन में भी दुविधा तो हो ही जाएगी कि मुझे लग रहा है चार्ट देख करके बढ़ेगा, लेकिन ये साहब तो बड़े विश्वास से कह रहे हैं कि गिरेगा। तो ये आपके इरादे को कमजोर कर देगा। तो यू शुड स्टिक टू
व्हाट योर चार्ट से एंड ट्यून थिंग्स आउट। तो क्या नहीं सुनना है, क्या नहीं देखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट। एक बात बताइए, एक चीज़ मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था, आप मुझे बताओ। अभी जैसे फरवरी से लेकर के तो क्रूड की आफत चल रही थी जी, और उसके बाद जो कंपनियों के रिजल्ट जो अभी आए हैं, जियो फाइनेंशियल्स हो गया 150% में दिख रहा था, और भी कंपनियों के रिजल्ट अच्छे ही आए हैं। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है? मतलब आफत के मौके के बाद भी अच्छे रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं? देखिए रिजल्ट ठीक ठाक आए हैं, अपेक्षाएं भी उसी तरह से रिकैलिब्रेट हो गई थी। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल इकोनॉमी की स्ट्रेंथ है। देखिए हमारी इकोनॉमी बहुत रोबस्ट है और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा डिमांड इंजन है इंडिया। डिमांड बड़ी तेजी से फैल रही है, लोगों की अफोर्डेबिलिटी बढ़ रही है। आप कहीं पर भी जाते हैं, आप देखते हैं कि अफोर्डेबिलिटी छोटे शहरों में, टियर 3 सिटीज में इस तेजी से बढ़ रही है। तो इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। तो क्या ये माना जाए क्रूड ऑयल का महंगा होना भी भारत की इकोनॉमी का कुछ बिगाड़ नहीं पाया ज़्यादा कुछ? नहीं, देखिए ऐसा नहीं हम कह सकते कि कोई असर नहीं हुआ होगा। डेफिनेटली इन्फ्लेशन बढ़ा है, कंपनी के रिजल्ट्स पर असर पड़ा है, लेकिन वो दैट इज अ ग्लोबल फिनोमिना। तो उसका असर सभी पे है। तो ऐसा नहीं कि हम ही पर है, सब पर ही है। और वी हैव ऑफ कोर्स आई थिंक डेल्ट विद इट क्वाइट इफेक्टिवली। गवर्नमेंट ने भी देखिए बहुत सूझ का अपना परिचय दिया बहुत अच्छे ढंग से, जिससे जनता पर उसका असर नहीं पड़ा और बहुत अच्छे ढंग से नेविगेट किया इसको। तो ये जो यूएस ईरान का वॉर अभी चल रहा है कि दोबारा से शुरू हो गया है, आप किस नजरिए से इसको देखते हो? ये कहाँ तक जाके खत्म होगा ये? देखिए वेरी डिफिकल्ट टू से। मुझे पर्सनली लगता है कि भाई द रियल ऑब्जेक्टिव इज टू कीप ऑयल प्राइसेस हायर, कि तेल की कीमतें जो है बहुत नीचे ना चली जाएं, ऊपर रहें, स्टेबल रहें। तो वो स्टेबल मतलब बढ़ती रहें, इस इरादे से ये चल रहा है। तो वो इरादे में काफ़ी हद तक वो लोग सफल भी रहे हैं और क्रूड की कीमतें बढ़ी भी रही हैं, एलिवेटेड भी रहेंगी। लेकिन कोई बहुत बड़ा लास्टिंग डैमेज इकोनॉमी पर ग्लोबली होगा इसकी मुझे संभावना कम दिखती है। और इंडिया इज़ वेरी वेल प्रिपेयर्ड। ओके, तो ग्लोबल डैमेज नहीं होगा आप ये कह रहे हैं? मुझे लगता है कोई लास्टिंग डैमेज नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है, देखिए शॉर्ट टर्म में तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। जब यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध हुआ था तो उस समय लगता था कि यही बहुत बड़ा युद्ध है, इसके भी बहुत बड़े इम्पैक्ट होगा। कुछ समय तक इम्पैक्ट रहा भी, बट इवेंचुअली मार्केट्स फॉरगॉट अबाउट इट। ठीक है, तो अभी चलो तो इसका भी जो इम्पैक्ट है ना, जब वो न्यूज़ आती है सडनली, तब आपको लगता है। अब आप देखिए, अब वापस से युद्ध शुरू हुआ, कोई इफेक्ट नहीं हुआ मार्केट। हाँ, तभी मेरा ये सवाल बनता है कि अभी जैसे मार्केट 24,000 को क्रॉस कर चुका है, तो क्या ये समझा जा सकता है कि अच्छे दिन आ गए वापस से? नहीं, देखिए बाजार के अच्छे दिन तो हमेशा से चल रहे हैं। आपके अच्छे दिन आए हैं कि नहीं, उसके लिए थोड़ी सी खुद से मेहनत। निफ्टी के अच्छे दिन? निफ्टी के अच्छे दिन चल भाई, इतने बड़े, जैसा मैंने कहा, इतने बड़े क्राइसिस पे भी निफ्टी अपने हाई के करीब है। एक हल्का सा स्पार्क मिलेगा, आप नया हाई बनते हुए देखेंगे बाजार में। तो क्या ये समझा जा सकता है कि अब हम वापस 26,000 की तरफ जाने के लिए तैयार हैं या जा रहे हैं? पूरी तरह तैयार हैं। देखिए थोड़ा सा और इम्पैक्ट इम्प्रूव होगा, थोड़ी बाइंग इंटरेस्ट और क्रिएट होता है तो आपको नया हाई दिखेगा। लेकिन वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। वो पहले भी बहुत बार हमने नए हाईज देखे हैं। तो मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ भी, देखिए पैसा बाजार में तो बन ही रहा है और बनता भी रहेगा, आगे भी वैल्यू क्रिएट होगी, आगे भी कंपनियां डबल ट्रिपल 5 टाइम्स होंगी। लेकिन आप उसमें हिस्सा ले पाएंगे कि नहीं, वो सबसे बड़ा सवाल है। तो आप तो केवल अपने से सरोकार रखिए, बाकी कमेंट्री, चर्चा, चिंता, ये तो सब चलता ही रहेगा। आप ये देखें कि आप बाजार को इतना समय दे रहे हैं, अपनी गाड़ी कमाई लगा रहे हैं, तो क्या आप उसमें से कुछ निकाल पा रहे हैं कि नहीं, वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। हाँ, इससे भी एक सवाल मेरे मन में बनता है। कमेंट्री जो वर्ड आपने यूज़ किया, कि आपके साथ कई सारे एनालिस्ट होते हैं, अलग अलग टाइम पर अलग अलग स्टॉक्स की बात हो रही होती है। आम आदमी उसको देख करके बेट कर रहा होता है, इन्होंने बोल दिया है, कुणाल सर ने बोल दिया है बाय तो बाय, कुणाल सर ने बोल दिया सेल तो सेल। कितना सही है ये? करना चाहिए ऐसे टीवी पर देख करके बाय सेल करते रहो? देखिए ऐसा नहीं, टीवी का मकसद क्या है कि जो मार्केट में हो रहा है वो आप तक पहुंचाना, और उस पर एक्सपर्ट्स के कमेंट्स आपको मिलते हैं, उनका एनालिसिस मिलता है। लेकिन डिसीजन आपको लेने हैं, पैसा आप ही का है, आपका रिस्क एपेटाइट आप ही जानते हैं। तो देखिए क्या होता है कि जो भी रिसर्च दी जाती है विच इज़ वन टू मैनी, वहाँ पर क्या है कि द पर्सन गिविंग द रिसर्च डज नॉट नो कि आपके क्या कंपल्शंस हैं, आप किस तरह का पैसा डाल रहे हैं, आप कितना रिस्क बर्दाश्त कर सकते हैं। तो वो विवेक आपको स्वयं रखना है कि आपके लिए ट्रेडिंग सही है कि नहीं है, आप ऑप्शन ट्रेड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, आप स्टॉप लॉस रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे। एक स्टॉप लॉस सुझाया जाता है कॉल में। अब वो स्टॉप लॉस आप फॉलो ही ना करें या कर ना पाएं, तो दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। तो इसीलिए क्या है कि आप अपने हिसाब से अपने फैसले करें।
TV is an enabler. It is a means to give you the information. Now, whether you act on that information or not is your call. मतलब आपके हाथ में वेपन दे दिया, अब उस वेपन का आप अपने अंदर डालते हो, सामने वाले वो आपकी कॉल आप कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं, आपको खतरा कैसे समझ आता है, क्या बताया जा रहा है उसको आप देखिए. अब जार्गन है मान लीजिए, टीवी ने क्या किया है कि वो जार्गन, अब मान लीजिए किसी ने अपने रिजल्ट में बीट आया है, लास्ट ईयर का एबिटा से इतना रिटर्न आया है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इतनी आई है, तो इस तरह की बातचीत आपने टीवी पर सुनी होगी. अब उसको अगर आप समझ ही नहीं पा रहे हैं तो वो इन्फॉर्मेशन आपके किसी काम की नहीं है. तो टीवी का मकसद क्या है कि आपके पास वो जानकारी पहुंचाई जाए, कम से कम उस जानकारी का एक्सेस बराबर तौर पर सबको हो, और उसके बाद उसको आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं वो डिसीजन आपको लेना है. अब एक SIP को लेके बड़ा सीरियस सवाल है. SIP का कल्चर बहुत मैच्योर हो गया है, एटलीस्ट कोविड के बाद तो हो ही गया है, लेकिन क्या आपको डर है कि पहली बार जब लगातार 2-3 साल का फ्लैट रिटर्न आएगा या आ रहा होगा लोगों को, तो ये रिटेल इन्वेस्टर घबरा कर बाहर नहीं निकलेंगे? देखिए, अभी तक के नंबर्स तो ऐसा नहीं सुझाते हैं. और देखिए 1.5-2 साल से कोई रिटर्न नहीं आया, मान लीजिए इंडेक्स लेवल पर, स्मॉल कैप इंडेक्स में भी नहीं आया, लेकिन उसके बावजूद हमने किसी तरह का कोई मेजर चेंज नहीं देखा. ठीक है, SIP बंद हो जाती हैं, कुछ नए लोग जुड़ जाएंगे, दिस ऑल पार्ट ऑफ द प्रोसेस, लेकिन कोई बड़ा नंबर चौंकाने वाला नहीं है. नहीं, और आना भी नहीं चाहिए. इक्विटी कल्चर जो है इनग्रेन्ड है कंट्री में, और बड़े पैमाने पर. ये मेरे करियर के दौरान ही मैंने होता हुआ देखा. एक ज़माना था जब इक्विटी को कोई सीरियसली नहीं लेता था और इसको गैम्बलिंग से जोड़ा जाता था, और जो परिवार के बड़े होते तो कहते भी शेयर बाजार से दूर रहना चाहिए. आज आप देखते हैं जो यंग लोग हैं जिनके पास वो बैगेज नहीं है, वो बहुत ही फोकस होकर के इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट करते हैं और बहुत इन्फॉर्म्ड हैं वो लोग. तो इंडिया इज़ चेंजिंग, और वो ये चेंजिंग इंडिया का सिग्नल है जिस बड़े पैमाने पर हमारे SIP का नंबर ग्रो कर रहा है. थ्रू क्राइसिस, थ्रू अंडर परफॉर्मेंस, थ्रू पीरियड्स ऑफ अंडर परफॉर्मेंस हमारे SIP का नंबर बढ़ता ही जा रहा है. तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है. आप पर्सनली SIP क्यों नहीं करते हो? क्या आपको लगता है कि फंड मैनेजर से ज़्यादा मुझे ही आता है तो मैं फंड मैनेजर को पैसे क्यों दूँ? नहीं, देखिए SIP इज़ फॉर, मेरा ये मानना है, SIP इज़ फॉर समबडी हु इज़ अ पैसिव इन्वेस्टर. तो somebody who's not an active, I am an active investor. तो मैं अपने दिन का पूरा हिस्सा जो है मेरे वेकिंग डे का वो शेयर बाजार में ही देता हूँ. सुबह जब बाजार खुलता है 9:15 बजे, मैं सुबह 7:30 बजे से इंडेक्स देख रहा होता हूँ या कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजाइज कर रहा होता हूँ. फिर रात के 9 बजे तक, 10 बजे तक कोई ना कोई चार्ट देखते रहते हैं. तो अगर मैं पूरा समय इसको दे रहा हूँ तो फिर मैं आई एम एन एक्टिव इन्वेस्टर. क्यों देना किसी और को पैसे? नहीं, इट इज़ नॉट अबाउट दैट. इट इज़ अबाउट कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप डायरेक्टली कर रहे हैं, तो यू हैव ग्रेटर कंट्रोल. आपको पता है आप क्या कर रहे हैं. तो वो मतलब देखिए, SIP इज़ फॉर समबडी. अगर आप मान लीजिए कोई बिजनेस में है, कोई जॉब में है, करियर में है, आप बाजार के बारे में कम जानते हैं, कम समय दे सकते हैं, इट गिव्स यू अ चांस टू पार्टिसिपेट. तो बहुत बड़ी बात है. और ये हमारे देश का फाइनेंशियल इंक्लूजन है कि आप देखिए इतने बड़े पैमाने पर लोग जुड़े हुए हैं. तो बहुत अच्छी बात है, और ये संख्या मुझे लगता है बढ़ती रहेगी. बहुत मेच्योरिटी है लोगों में, और उनको समझ आता है कि इक्विटी एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें पीरियड रहता है अंडर परफॉर्मेंस का, बट दैट डज नॉट चेंज देयर व्यू ऑन द मार्केट. ठीक है, तो आप जैसे मोमेंटम इन्वेस्टिंग करते हो, तो क्या मोमेंटम इन्वेस्टिंग करके रेगुलर मंथली इनकम जनरेट किया जा सकता है? नहीं, देखिए उसके लिए नहीं है. इन्वेस्टिंग इज नॉट टू जनरेट रेगुलर इनकम. इन्वेस्टिंग इज प्राइमरीली मेंट टू मेक वेल्थ. तो मोमेंटम इन्वेस्टिंग के भी अलग अलग शेड्स हैं, अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं. तो उस हिसाब से आप स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं. अगर आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आइडिया चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल होता है. लेकिन दैट इज एवरीबडीज डिफरेंट स्ट्रैटेजी, डिफरेंट. जो मैंने आपको कहा कि सबके अलग रास्ते हैं, अपनी स्ट्रैटेजीज हैं. तो सब कुछ संभव है. लेकिन अगर आप रेगुलर इनकम की बात करते हो तो देखिए, शेयर बाजार से रेगुलर इनकम नहीं आती है. शेयर बाजार से लंप्ड आपको एक तरह से, मतलब एक मुश्त पैसा मिलता है. फिर काफ़ी पीरियड होता है जब कुछ नहीं मिलता है. तो ऐसा ही चलता है मार्केट. SWP को आप अच्छा मानते हो? हाँ, देखिए बिल्कुल. कई स्ट्रैटेजीज हैं, जैसे जो लोग सेविंग की स्ट्रैटेजी है, पर्सनल फाइनेंस के आइडियाज हैं, उसमें SWP इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो SWP वर्सेस अर्निंग फ्रॉम डिविडेंड, क्या प्रेफर करोगे आप? नहीं, देखिए ये अलग अलग है. दिस इज अबाउट पर्सनल चॉइस कि आप किस तरह से उसको बिल्ड कर रहे हैं, आपके फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, किस एज ग्रुप में आप हैं. तो बहुत चीज़ें हैं. फिर आपका कॉर्पस कितना बड़ा है, मतलब मार्केट. देखिए मेरा हमेशा ऐसा ही मानना है कि डिविडेंड इनकम जो है, जो बहुत ही अंडररेटेड है, जिस पे लोग फोकस कम करते हैं,
डिविडेंड इज ह्यूज। आपका पोर्टफोलियो इस तरह का होना चाहिए कि आपके पोर्टफोलियो का जो डिविडेंड आता है वो आपके डेली एक्सपेंसेस के लिए सफिशिएंट हो जाए। तो दैट शुड बी योर ऑब्जेक्टिव कि मेरा जो घर खर्च है, आपका जो बेसिक खर्चा है, वो आपके डिविडेंड से निकल जाए। इस तरह का पोर्टफोलियो बनाने का मंसूबा होना चाहिए। अब डिविडेंड यील्ड बहुत कम है तो आपका पोर्टफोलियो साइज उस तरह का होना चाहिए। तो वो एक इरादा करना चाहिए कि मेरा पोर्टफोलियो साइज उस तरह का पहुंच जाए। तो जब सोचेंगे तभी होगा। आपने कहा कि अंडररेटेड है डिविडेंड, ये अंडररेटेड क्यों है और इस अंडररेटेड ना हो उसके लिए क्या सोच होनी चाहिए? नहीं, देखिए, एक ज़माना था, मुझे याद है, लोग डिविडेंड के लिए शेयर खरीदते थे। आज कोई डिविडेंड या पता भी नहीं रहता है आपको कि डिविडेंड कितना है। अब हम एप्रिसिएशन के लिए शेयर खरीदते हैं। तो डायनेमिक्स हैव चेंज्ड। तो आज के दिन लोग डिविडेंड के लिए शेयर नहीं खरीदते हैं। शेयर बाजार से पैसा कमाने के बहुत रास्ते हैं, लेकिन दैट इज़ ऑल्सो स्ट्रैटेजी। डिविडेंड के लिए पैसा करना, जिसको करना है, तो बिल्कुल उसके लिए भी स्ट्रैटेजीज बनती हैं। हाई डिविडेंड यील्ड वाले शेयर्स हैं, उसमें आप इन्वेस्ट करते हैं, यू गेट डिविडेंड रिटर्न्स। लेकिन एक तरफ होता है एक शेयर आपको डिविडेंड दे रहा है, एक शेयर होता है जो आपको डिविडेंड नहीं दे रहा है, आपका पैसा वहीं ग्रो हो रहा है। वो ज़्यादा बेटर अप्रोच नहीं है? मैंने वही कहा आपको कि भाई देखिए, डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स जो होते हैं वो अलग तरह के होते हैं, और जहाँ पे डिविडेंड कम है लेकिन शेयर की ग्रोथ स्टॉक्स हैं तो वो डिविडेंड नहीं देते हैं। भाई देखिए, डिविडेंड कौन देता है? डिविडेंड कंपनियां वो देती हैं जहाँ पे प्रमोटर या जो कंपनी का मेन ओनर है वो चाहता है कि डिविडेंड के जरिए उसको पैसा मिले। जहाँ कंपनी में ही ग्रोथ दिख रही है तो वो मैनेजमेंट डिविडेंड नहीं देते। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि कंपनी अच्छी नहीं है, वो कंपनी अपने बिजनेस में पैसे को रिडिप्लॉय कर रही है, उसी के कारण इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां बनी। देखिए, एक जमाना था जो कंपनी कमाती थी पूरा पूरा डिविडेंड देती थी। ये मतलब जब कंपनियां नई नई शुरू हुई थी, उसके बाद रिटेन्ड अर्निंग्स का कॉन्सेप्ट आया और तभी से कंपनी इसका ये साइज अटेन हुआ है। ओके, ठीक है। अब थोड़ा गोल्ड पर बात करता हूँ आपसे। सोना मार्च 2026 में 2.25 लाख के आसपास चला गया था पर 10 ग्राम। उसके बाद अभी 20% के आसपास गिरा हुआ है। तो अब मुझे आप ये बताइए कि 2025 में 67% रिटर्न 79 के बाद सबसे बेस्ट रहा। क्या ये अभी सेफ हेवन है या मोमेंटम ट्रेड बन चुका है अब ये? देखिए, हमेशा गोल्ड तो सेफ हेवन रहता ही है। गोल्ड इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन फियर। तो अदरवाइज तो कोई प्रोडक्टिव एसेट तो गोल्ड है नहीं। भाई गोल्ड आप कितना ही खरीद लें, उससे कोई ना तो कोई जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, ना इकोनॉमी को फायदा हो रहा है। लेकिन क्यों गोल्ड इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब हमें लगता है सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, संस्थाएं खत्म हो जाएंगी, बैंक डूब जाएंगे, तब गोल्ड तो हमेशा रहेगा। गोल्ड तो शाश्वत है। तो इसलिए गोल्ड पे निवेश हमेशा लोग करते रहे और करते रहेंगे। बट एज फार एज द टेक्निकल्स ऑफ गोल्ड आर कंसर्न, तो एक रैली थी, एक एक्स्ट्रॉर्डनरी रैली हमने देखी गोल्ड में, और अब वो साइडवेज कंसोलिडेशन के दौर से गुजर रहा है। तो कंसोलिडेशन लंबा चल सकता है। गोल्ड में हमने बहुत लंबे पीरियड्स ऑफ कंसोलिडेशन देखे हैं, वैसा ही पीरियड अभी फिर से गोल्ड में चल पड़ा है। तो अभी का जो पीरियड है ये कंसोलिडेशन का पीरियड है, ये आप कहते हो? जी, ठीक है। अभी जैसे अमेरिका का जॉब डेटा वगैरह भी अच्छा है, तो उसका भी इम्पैक्ट हो सकता है गोल्ड शॉर्ट टर्म में। देखिए, मैं जो बात कर रहा हूँ ये लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म में तो डेली गोल्ड में मूवमेंट है, और उसके अलग अलग जैसे जॉब डेटा है, जैसे कि इंटरेस्ट रेट का कुछ इवेंट है, जैसे कि फेड के इवेंट्स हैं, हमारी डोमेस्टिक पॉलिसी, सब चीज़ों का असर गोल्ड पे पड़ता है। बट दैट इज शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म चार्ट्स देखें तो गोल्ड इज इन अ कंसोलिडेटेड रेंज। जेपी मॉर्गन का थोड़ा अलग सा कहना है कि 2026 के अंत तक ये 5.5 से 6 लाख रुपए पर 10 ग्राम हो जाएगा। पॉसिबल है? देखिए, बिल्कुल पॉसिबल है, बट फॉर दैट सम मेजर इवेंट हैज टू हैपन। तो पर्सनली मुझे नहीं लगता है कि गोल्ड जो है कोई बहुत बड़ी अप ट्रेंड में अब रहा है। गोल्ड अभी रेंज में है और उसमें काफी समय बिता सकता है। तो लेकिन क्या 5.5-6 लाख रुपए हो सकता है 2026 के अंत तक? देखिए, संभावनाएं कम दिखती हैं आज के दिन चार्ट देखकर, है ना? हाँ, ठीक है। तो आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड एलोकेशन कितना है, कितने परसेंटेज? मेरे पास गोल्ड नहीं है। नहीं करते? बिल्कुल नहीं? फिजिकल गोल्ड नहीं, फिजिकल गोल्ड भी मैं नहीं खरीदता हूँ। देखिए, मेरे को जो एसेट क्लास सूट करता है दैट इज इक्विटीज। तो अगर गोल्ड खरीदना भी है तो ETF के रास्ते खरीदें, फिजिकल गोल्ड तो बिल्कुल ना खरीदें। और उसको तब खरीदें जब उसके चार्ट्स पर आपको एंट्री लेवल्स मिल रहे हैं। तो गोल्ड इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, इनफैक्ट इट हैज प्रूवन टू बी अ वंडरफुल इन्वेस्टमेंट। लेकिन कोई आदतन गोल्ड खरीदने के मैं पक्ष में नहीं रहता। तो आप प्योर इक्विटी वाले हो?
इक्विटी छोड़ के कहीं नहीं ऐसा जाना। नहीं, मैं किसी भी स्टीरियोटाइप में नहीं हूँ। मुझे लगता है देखिए, एज एन इन्वेस्टर यू शुड लर्न टू अडेप्ट। देखिए बाजार की सबसे अच्छी बात क्या है, बाजार आपको बहुत कुछ सिखाता है। तो कभी कोई एसेट क्लास परफॉर्म कर रहा होता है, उसमें हिस्सा लें। जब वो परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आप स्विच कर लें। रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग, रियल एस्टेट इज वंडरफुल अगेन, बट इट इज डिफिकल्ट टू पार्टिसिपेट। उसमें ETF होते तो हम उसमें भी इन्वेस्ट करते। लेकिन अब तो रीट आ गया है। रीट इज नॉट ETF, तो उसमें एग्जिट एंट्री उतना ईजी नहीं है, हाँ। तो लिक्विडिटी नहीं रहती है। तो इसलिए जो है बेहतर तरीका रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का, रियल एस्टेट के जो स्टॉक्स लिस्टेड हैं आप उसमें पैसा लगाइए, या फिर जो सेकंड ऑर्डर कंपनियां हैं जैसे सीमेंट है, बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करिए। तो आपके हिसाब से गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा जरिया अभी क्या सिर्फ ETF ही है या कोई और मीडियम भी हो सकता है? देखिए इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हैं तो ETF इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। अगर आप कंजम्पशन के लिए खरीद रहे हैं तो ज्वेलरी खरीदें। ठीक है। सेंट्रल बैंकों की खरीद अब थोड़ी ठंडी पड़ी है गोल्ड पर। अगर वो सपोर्ट हटा तो क्या सोने की रैली की हवा निकल सकती है? नहीं, देखिए उसका इम्पैक्ट आपने ऑलरेडी देख लिया है। तो वो जो एक पीरियड था जब US करेंसी को लेकर के शंकाएं बढ़ी थी, उस समय आपने देखा कि ऑल बैंक्स बॉट गोल्ड। अभी वो थोड़ा कम हो गया जैसा आपने कहा, तो आई थिंक इट हैज़ ए इमीडिएट इम्पैक्ट। आपने देखा भी है कि पीछे गोल्ड स्टेबलाइज हो गया, बट मुझे पर्सनली लगता है कि गोल्ड स्टेबल रहेगा। तो कोई बहुत बड़ा डिक्लाइन गोल्ड में मुझे नहीं लगता कि आना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ी इकोनॉमी पे बात करता हूँ आपसे। GDP ग्रोथ 6.6% पर आ गई है, रुपया कमज़ोर हो रहा है। क्या भारत की दुनिया की सबसे तेज बढ़ती इकोनॉमी वाली कहानी में दरार आ रही है या सिर्फ एक साइकोलॉजिकल स्लोडाउन है? नहीं, देखिए कोई भी इकॉनमी कभी भी लीनियर ग्रो नहीं करती है। तो ऐसा नहीं होता है कि आप हर साल ग्रो कर रहे हैं, एक इधर से कर रहे हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें। और उसके बावजूद भी अगर आप कुल मिलाकर के तस्वीर देखें भारत की, तो वी हैव डन वेरी वेल। मतलब आप देखिए इतना बड़ा ऑयल शॉक हमारे सामने आया, तेल की कीमतें इस तेजी से बढ़ी, भारत इतना बड़ा ऑयल इंपोर्टर है, उसके बावजूद भी हमारी इकॉनमी पर कोई असर नहीं पड़ा और बहुत अच्छे से नेविगेट हमने किया। आप देखिए कहीं पर भी कोई क्रूड की कमी नहीं देखी, सॉरी पेट्रोल की, डीजल की कहीं लाइनें आपने नहीं देखी, कीमतें नहीं बढ़ी। तो ये बहुत बड़ी सफलता है मुझे लगता है, और ये हमारी इकॉनमी की रोबस्टनेस आपको बताती है। इतना बड़ा FII विड्रॉल हो रहा है, आप देखिए उसके बावजूद भी हमारे बाजार तो बढ़ ही रहे हैं, स्थिर हैं। इंडेक्स भी अच्छा कर रहा है। कितने सारे स्टॉक्स हैं जो लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड हो रहे हैं, कितने इंडाइसेस हैं। स्मॉल कैप निफ्टी इंडेक्स है, निफ्टी माइक्रो कैप इंडेक्स है, मिड कैप इंडेक्स है, नए हाइज बना रहे हैं, लाइफ टाइम हाइज बना रहे हैं। बावजूद इसके कि FII की रिलेंटलेस सेलिंग हमने पिछले 1.5-2 साल में देखी। तो दैट इज एन अचीवमेंट है। ठीक है, अब मैं कुछ क्लोजिंग के सवाल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगले 3 से 5 साल में आप कौन सी थीम या सेक्टर देखते हैं जहां भारत में सबसे बड़ी वेल्थ बन सकती है? देखिए सेक्टोरल थीम्स अगर आप देखिए तो मुझे लगता है डिफेंस एक बहुत बड़ी थीम है, और शिप बिल्डिंग बहुत बड़ी थीम है। तो ये बड़ी थीम्स हैं। फाइनेंशियल्स जो हैं वो बहुत बड़ी थीम है। तो ये सेक्टर्स हैं जहां मुझे लगता है कि बड़ा पैसा बनेगा। IT के बारे में क्या सोचते हो आप? IT देखिए अब AI का शौक है वहाँ पर, तो पूरे डायनेमिक्स उस खेल के बदल गए हैं। तो थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए IT में। ऑल्दो आई एम नॉट बेरिश ऑन IT, बट आई थिंक कि उस तरह की आउट परफॉर्मेंस शायद वहाँ अभी नहीं देखने को मिलेगी अभी। ठीक है, ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में क्या सोचते हो? देखिए कंज्यूमर डिमांड पे जुड़ा हुआ है, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है ऑटो ने, मुझे लगता है आगे भी प्रदर्शन करता रहेगा। लेकिन कोई अभी ड्रामेटिक राइज होने वाला है इसकी संभावना कम दिखती है, लेकिन इकोनॉमी के साथ अच्छा कर रहा है। और इसमें आपको बहुत स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ेगा। तो अगर आप स्टॉक सही चुन रहे हैं तो ऑटो में बहुत मौके हैं। ठीक है, आपको कभी ये लगा हो पर्सनल लाइफ में कि म्यूचुअल फंड कर लेना चाहिए था यार, कुछ तो SIP कर लेनी चाहिए थी? नहीं, मुझे उसका कोई दुख नहीं है। ऐसे तो देखिए मलाल बहुत होते हैं, और हम ये कहते हैं कि मार्केट्स आर प्लेस ऑफ इटर्नल रिग्रेट्स। बाजार हमेशा आपको संताप का कोई ना कोई अवसर देता ही रहेगा। ठीक है ना, अगर बहुत बढ़ गया तो आपको लगेगा यार ज़्यादा लेना चाहिए था, नहीं बढ़ा तो आपको लगेगा यार क्यों ले लिया। तो बाजार तो हमेशा आपको कोई ना कोई अवसर देता ही रहेगा शौक मनाने का, लेकिन यू हैव टू थिंक बियॉन्ड दैट, लुक एट द अपॉर्चुनिटीज, हमेशा पॉजिटिव देखिए। तो मुझे लगता है कि बाजार में आपका अच्छा यात्रा रहेगी। थैंक यू वेरी मच कुणाल सर, इतनी अच्छी अच्छी बातें हमसे शेयर करने के लिए, समय देने के लिए। मजा है आपसे बात करेंगे। थैंक यू।